हेलो एवरीवन, वेलकम टू PWUGC नेट। वेलकम टू दिस वीडियो लेक्चर जहां पे हम बात करने वाले हैं व्हाट शुड बी योर परफेक्ट स्ट्रैटेजी फॉर पॉलिटिकल साइंस फॉर नेक्स्ट 90 days. So dear students, if you are also aiming for NET or JRF in the upcoming examination which is going to happen in June 2025 और आपने अभी तक बहुत फुल फ्लेजेड पढ़ाई शुरू नहीं की है, आपने थोड़ा बहुत पढ़ा है या बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है और फिर भी आप एग्जाम क्लियर करना चाहते हैं, तो आपकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए अभी इस समय पे, उसके बारे में हम बात करेंगे। आई एम चांदनी मूलचंदानी, योर फैकल्टी फॉर पेपर 2 पॉलिटिकल साइंस on PWUGC NET, and here I am today with a strategy which will be helpful for the aspirants जिनके पास समय कम है और सिलेबस बहुत ज्यादा है। स्टूडेंट्स, अभी से लगभग 1 महीने पहले मैंने एक वीडियो किया था जहां पे मैंने आपको बताया था कि आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए फॉर अपकमिंग डेज। 1 से 2 महीने पहले के समय में जब हमारा पिछला एग्जाम साइकिल कंप्लीट हुआ था, हम न्यू एग्जाम साइकिल की तरफ बढ़ रहे थे। आई वॉज डिस्कसिंग कि कैसे आप सिलेबस के हर एक पार्ट पे फोकस करके सिलेबस को कवर करके एग्जाम में जाओगे। बट किसी कारणवश अगर अभी तक आप तैयारी शुरू नहीं कर पाए हैं, तो अब आपको क्या करना है, थोड़ा ध्यान देंगे आज के इस क्लास में, एंड यू विल बी इन अ बेटर पोजिशन टू अंडरस्टैंड कि व्हाट विल स्ट्रेंथन योर केस इन दिस अपकमिंग एग्जामिनेशन। सो वी हैव अप्रोक्सीमेटली 90 days हम मान के चलते हैं, बिकॉज एग्जामिनेशन की डेट अभी नहीं आई है। बट येस, डेफिनेटली एग्जाम बहुत पास है और एग्जाम के साथ साथ हम देख रहे हैं कि बहुत सारे अभी बीच में कभी सेमेस्टर एग्जाम्स आएंगे आपके, अगर आप कॉलेज गोइंग हैं, या फिर आपके बीच में फेस्टिवल्स हैं तो उसमें थोड़ा ब्रेक हो जाता है। सो मोर और लेस वी हैव 90 days इन अवर हैंड, रिविजन के दिनों को हटा करके। सो 90 डेज में आपको पॉलिटिकल साइंस की 10 यूनिट्स करनी है। क्या अप्रोच होनी चाहिए, पॉलिटिकल साइंस की क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि जून 2025 में आपको JRF मिले। सबसे पहले एक बार मैं बात करना चाहूंगी आपके साथ कि आखिर हमारा अभी इस समय अभी के समय में कट ऑफ कितना आया है। कट ऑफ की अगर हम बात करें, दिस इज फॉर दिसंबर 2024, जो आपका पेपर 6 जनवरी 2025 को हुआ था पॉलिटिकल साइंस का। पॉलिटिकल साइंस का अनरिजर्व कैटेगरी का कट ऑफ गया है 234 मार्क्स। 234 मार्क्स आउट ऑफ 300 फॉर JRF एंड 210 मार्क्स फॉर नेट फॉर PhD 184। हम बात करते हैं JRF के कट ऑफ की, क्योंकि हम सब ऑब्वियसली JRF ही एम कर रहे हैं। सो 234 मार्क्स आउट ऑफ 300, यानी कि this brings us to a correct number of 117 questions। 117 सवाल आपके सही होने चाहिए। अब आपके पास पेपर 1 और पेपर 2 के क्वेश्चंस मिला करके कितने सवाल होते हैं? 150 सवाल। पेपर 1 के 50 एंड पेपर 2 के आपके क्वेश्चंस होते हैं 100। ठीक है जी, ये तो सबको ही पता है। आपको 150 में से 117 क्वेश्चन, यानी अगली बार का हम टारगेट लेके चले 120 क्वेश्चन कम से कम आपको ठीक करने हैं, है ना। 150 में से लगभग 120 सवाल आपको ठीक करने हैं। अगर आपने पेपर 1 की तैयारी ठीक ठाक करी है, पेपर 1 में एटलीस्ट आप 30 सवाल सही कर सकते हैं। 50 में से 30 से 35 सवाल, है ना। 30 से 35 सवाल आप सही कर सकते हैं 50 में से, ठीक है। सो 30 से 35 का स्कोर पेपर 1 का आपको JRF के लिए अश्योर करता है। एंड अगर हम पॉलिटिकल साइंस की बात करें, इन 100 क्वेश्चंस की बात करें, तो लगभग यहाँ पे अगर आप वहां पे 35 क्वेश्चंस ठीक कर रहे हैं, सो 120 माइनस 35 विल ब्रिंग यू टू अ स्कोर विच विल बी वेरी हाई, एक्चुअली 85 क्वेश्चंस, राइट। लगभग आपको 85 सवाल आपके पेपर 2 में ठीक करने हैं इफ यू आर फ्रॉम अनरिजर्व्ड कैटेगरी, एंड वी आर एक्सपेक्टिंग कि कट ऑफ लगभग इतना ही गया। तो शायद यहाँ पे 1 मिनट के लिए, एक मोमेंट के लिए आपको थोड़ा सा डर लगा होगा, थोड़ा सा स्ट्रेस हुआ होगा। सो डू नॉट वरी, वी ऑल आर इन द सेम बोट। सारे एस्पिरेंट्स ऐसा ही फील कर रहे होंगे और सारे एस्पिरेंट्स सोच रहे होंगे कि 100 में से 85 क्वेश्चन हम कैसे ठीक करें। बट ठीक है, हम बात करते हैं कैसे ठीक किए जा सकते हैं। 85 क्वेश्चंस का आप टारगेट रखते हो आउट ऑफ दीज 100, ठीक है। एंड दैट टू इन अ केस जब आप यहाँ पे टारगेट रख रहे हैं कितने सवालों का, जब आप यहाँ पे टारगेट रख रहे हैं 35 क्वेश्चंस का, जब आप यहाँ पे 35 क्वेश्चंस ठीक कर रहे हैं, तब जाकर के कहीं आप 120 सवालों के पास में आ पाएंगे, राइट। सो 35 पेपर 1 एंड 85 पेपर 2। 85 इज अ बिग नंबर आउट ऑफ 100, यानी सिर्फ 15 क्वेश्चन आप गलत कर सकते हो। कैसे आप ये टारगेट अचीव करोगे?
सी, सबसे पहली बात तो अभी तक आपके एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे पास आते हैं और कहते हैं कि मैम मैं कितने क्वेश्चन सेम करूं। मैं कहती हूं आप 100 में से 100 क्वेश्चन सेम करो। वो स्टूडेंट्स जो कि किसी नेगेटिव मार्किंग वाले पेपर में बैठते हैं, उनके लिए ये मुश्किल हो जाता है कि कितने क्वेश्चन सेम करूं, कितने 100% कॉन्फिडेंट हूं, कितनों में 50-50 प्रोबेबिलिटी लग रही है, कितनों में 75% प्रोबेबिलिटी लग रही है। उस हिसाब से कैलकुलेट करके वो एक सेफ स्कोर लेकर के जाते हैं एग्जाम में। बट सिंस आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, आप 100 में से 100 एम कीजिए। 100 में से 100 सॉल्व तो करेंगे ही करेंगे, बट एम भी कीजिए कि आप हाईएस्ट नंबर ऑफ क्वेश्चंस कैसे सही अचीव कर पा रहे हैं। तो आपके ये जो 85 क्वेश्चंस हैं, या हम 100 क्वेश्चंस की बात करें, 100 क्वेश्चंस में से अगर हम प्रीवियस ईयर पेपर का ट्रेंड देखें, तो अगर हम बहुत ज्यादा कठिन सवालों की तरफ ना जाएं, या बहुत ज्यादा एक दो एक्सट्रीम केसेस की तरफ ना जाएं, जो एक्सट्रीम केसेस में एक्सट्रीम सालों में पेपर बिल्कुल अलग आ गया था, उनकी तरफ ना जाएं, तो आपके ये जो प्रीवियस ईयर पेपर का ट्रेंड बताता है कि लगभग 100 में से 35 से 40 क्वेश्चंस काफी इजी होते हैं, वेरी इजी। देन आफ्टर दैट आपके 20 से 25 क्वेश्चंस, 20 से 25 क्वेश्चंस होते हैं जो आपके मॉडरेट लेवल के होते हैं, जो आपके मॉडरेट लेवल के होते हैं, राइट। देन आफ्टर दैट आपके 20 से 25 सवाल आते हैं जो आपके थोड़े से डिफिकल्ट होते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि उसके लिए आपको पढ़ाई की हुई जरूरी होनी चाहिए। पढ़ाई इसके लिए भी जरूरी है, बट यहाँ पे स्टडी मतलब कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। स्टडी मतलब आपके सब्जेक्ट पे आपकी कमांड, ईमानदारी के साथ आपको, अगर आपने पढ़ा है तो ही आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। लगभग ऐसा ट्रेंड हमें ऑन एन एवरेज देखने को मिला है। कितने सवाल हो गए? 35, 20, 20 brings us to a number of 75 here, या फिर हम माने 85, ठीक है, अगर हम लार्जर मार्जिन की तरफ चल रहे हैं। 15 से 20 सवाल आते हैं जो कि आपके बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होते हैं, वेरी डिफिकल्ट, वेरी डिफिकल्ट। तो अब आप सोच रहे हो कि ये जो 35 to 40 क्वेश्चंस हैं वेरी इजी, ये आपने सॉल्व कर लिए, लेट्स से 40 कर लिए, मॉडरेट वाले भी कुछ ठीक कर लिए, डिफिकल्ट वाले भी कुछ ठीक कर लिए, उसके बाद भी वेरी डिफिकल्ट में से भी सॉल्व करने पड़ेंगे। हाँ जी, करने पड़ेंगे। ये जो मैं वेरी डिफिकल्ट बता रही हूं, इट डज नॉट मीन कि ये क्वेश्चन आपके आउट ऑफ सिलेबस आएंगे, बल्कि इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ये क्वेश्चंस आपकी नॉलेज को अप्लाई करके आप सॉल्व कर सकते हो, या फिर यहाँ पे कुछ ट्रिक्स, एलिमिनेशन मेथड, या फिर कुछ करंट अफेयर्स की नॉलेज, या फिर कुछ आपको गेसवर्क भी, लॉजिकल गेसवर्क भी कुछ हद तक करना पड़ेगा। सो अब मैं आपको यहाँ पे बताना क्या चाहती हूँ, मैं बात कर रही हूं ये 40 में से 10 तो आपके आ जाएंगे वो पैसेज वाले। 5 क्वेश्चन आते हैं एक पैसेज में, 2 पैसेज आते हैं, तो 10 तो वो पैसेज वाले आसानी से आप कर सकते हो। बचे 30 सवाल, 30 भी आपके लगभग कहीं ना कहीं पढ़े हुए होते हैं आपने, आसान होते हैं, आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हो। मॉडरेट के 20 से 25 सवालों में से लगभग 20 आप सही करो, डिफिकल्ट वाले भी 20 से 25 में से 20 आप सही करो, देन वेरी डिफिकल्ट में भी आपके पास कुछ मार्जिन है कि 15 से 20 में से 10 सवाल सही करो, तब आपका जो ओवरऑल स्कोर होगा वो अच्छा होगा। कहने का मतलब ये है, इस पूरे पेपर की अगर हम बात करें तो 40 सवाल तो आपके ऐसे ही क्लियर हो जाने हैं, ये जो वेरी इजी वाले हैं। वेरी इजी वाले क्वेश्चंस अगर आपके क्लियर हो जा रहे हैं, आपको 85 का स्कोर लाना है, तो आपको कमांड किस पे स्टैब्लिश करना है? लगभग 45 और सवालों पे, लगभग 45 और सवालों पे। वेरी इजी वाले आपके सॉल्व हो जाएंगे अगर आपने एक बार भी पढ़ाई करी है, अच्छे से करी है, ठीक ठाक तरीके से, तो आपके ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे वेरी इजी वाले। एंड यहां वहां से मिला करके लगभग 40 सवाल आपके हो जाते हैं डिफरेंट कैटेगरी से, बट 45 क्वेश्चन के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। तो ये मैं आपको क्यों बता रही हूं, ताकि यहां पे कट ऑफ देख करके जो आपका मोटिवेशन डाउन हुआ था, वो यहां पे मोटिवेशन हाई हो जाए कि ये 45 क्वेश्चंस की ही जंग है। अभी से लेकर के 90 दिनों में क्या आप ये 45 क्वेश्चंस नहीं कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हो। ईच एंड एवरी वन ऑफ अस कैन डू, बट विद राइट स्ट्रैटेजी। अब हम बात करते हैं राइट स्ट्रैटेजी की। तो स्ट्रैटेजी के लिए मैं आपको बताऊं कि आपको सिलेबस के उन टॉपिक्स के साथ जाना है जो टॉपिक्स आपके
काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और काफी रेपिटेटिव भी है। अब अगर आपने अभी तक बिल्कुल पढ़ाई नहीं करी है तो समय तो कम है अपने पास। कम समय में ज्यादा से ज्यादा स्मार्ट स्टडी करके ज्यादा से ज्यादा स्कोर कैसे कर सकते हैं? आप बहुत रेलिवेंट और बहुत रेपिटेटिव टॉपिक्स को आइडेंटिफाई करके प्रायोरिटाइज करो। स्टार्ट प्रायोरिटाइजिंग योर सिलेबस फॉर ऑल द एस्पिरेंट्स। अपने सिलेबस को, चाहे वो पेपर 1 का हो चाहे वो पेपर 2 का, प्रायोरिटाइज करना शुरू करो। बार बार मैं कहती हूँ, फिर से मैं कहूंगी, लेट्स से आई एम अ वर्किंग वुमेन, आई हैव सम हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, आई हैव सम ऑफिस का काम, सो मैं प्रायोरिटाइज करती हूँ अपने दिनों को, अपने पूरे डेली शेड्यूल को हम प्रायोरिटाइज करते हैं कि नहीं? आप ऑफिस जाते हो या फिर आप कॉलेज जाते हो, तो कॉलेज जाने से पहले आपको नहाना भी है, आपको पूजा भी करनी है, आपको लंच बॉक्स भी बनाना है अपना। लेट्स से आप हॉस्टल में रहते हैं अलग से पीजी में, लंच बॉक्स भी बनाना है, बैग में बुक्स भी रखने हैं। देन आपको ट्रैवल टाइम को भी देख के चलना है ताकि आप लेक्चर में या एग्जामिनेशन में टाइम से पहुंच पाओ। तो आप क्या करोगे? अगर आपके पास टाइम होगा तो आप सारी चीजें इसी मैनर में करोगे। अगर किसी दिन आप लेट उठे तो आप प्रायोरिटाइज करोगे कि आज नहाते नहीं हैं, या आज पूजा नहीं करते हैं, या फिर आज लंच बॉक्स नहीं लेके जाते हैं, बाहर से खाना खा लेंगे। कुछ ना कुछ होगा ही होगा। सपोज एक दिन और लेट उठे आप, तो सीधे ब्रश करके बैग में बुक्स रख के और निकल गए। आप ट्रैवल टाइम के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते ना, क्योंकि ट्रैवल टाइम तो उतना लगेगा ही लगेगा। वैसे ही यहां भी आपको चीजों को प्रायोरिटाइज करना है। प्रायोरिटाइज मतलब कुछ टॉपिक्स हैं जिनको आप नहीं छोड़ सकते। जब आपके पास 6 महीने थे, आपको पूरा सिलेबस करना था, अभी भी आपको पूरा सिलेबस करना है, बट प्रायोरिटी के हिसाब से जो टॉपिक्स का वेटेज ज्यादा है, जो टॉपिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उनको सबसे पहले सॉल्व कीजिए। अगर आप रिलीजियसली मेरी एडवाइस को मानते हैं तो आज सबसे पहले 5 साल के पीवाईक्यूज लगाना शुरू कर दो, आज से ही। यस, कैसे लगाने हैं पीवाईक्यूज? पीवाईक्यूज लगाने का एक तरीका है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पिछले 5 साल के आपको सॉल्व करने हैं। आप शुरू करोगे सबसे लेटेस्ट पेपर से। सबसे लेटेस्ट पेपर हुआ था 6 जनवरी 2024। उसके पहले वाला आपका जून 2024 का पेपर कैंसिल हुआ था, 18 जून वाला वो, और फिर सितंबर में जो हुआ था वो। 3 पेपर ये हो गए। वैसे ही उसके पिछले साल के 2 पेपर हो जाएंगे, क्योंकि 2 बार पेपर होता है साल में आपका। एंड अगर शिफ्ट वाइज पेपर वेरी कर रहे हैं तो वो भी हो जाएंगे, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर पेपर आप लगाना शुरू कर दो। बेसिकली 5 साल के, मेरे कहने का मतलब ये है, 5 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाओगे तो लगभग आपके पास 12 से 15 क्वेश्चन पेपर्स हो जाएंगे। इट मींस लगभग आपके पास 1200 से 1500 सवाल हो जाएंगे। जब आप ये 1500 सवाल लगा लोगे ना, आप खुद जान जाओगे कि आपके सिलेबस का कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कौन सा बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन सा कम इंपॉर्टेंट है। अब ये 1500 सवाल लगाने कैसे हैं? क्या सिर्फ सवाल लगाते जाना है? नहीं। लेटेस्ट पेपर उठाया, सबसे लेटेस्ट पेपर को सॉल्व किया, सॉल्व करके कौन सा क्वेश्चन किस यूनिट से आया है इसको समझने की कोशिश की। जब आप 2 पेपर भी पूरे करोगे तो भी आपको एक पैटर्न समझ में आएगा कि पॉलिटिकल थ्योरी के एरिस्टोटल के टॉपिक ज्यादा आते हैं, या फिर पॉलिटिकल थॉट्स के एरिस्टोटल से सवाल ज्यादा आते हैं, या फिर नेशनलिज्म कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का रेपिटेटिव टॉपिक है, यूनाइटेड नेशंस के रेजोल्यूशन से सवाल आ रहे हैं, डब्ल्यूटीओ के फीमेल सेक्रेटरीज को, गवर्नर्स को सीक्वेंस में लगाने का सवाल आया है। तो क्या पता इस बार यूएन का सवाल आ जाए, क्या पता इस बार आपका डब्ल्यूटीओ आ चुका है तो आईएमएफ का आ जाए। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगवाया गया है तो प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, लोकसभा स्पीकर, ये सवाल आ जाए। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इलेक्शन कमिश्नर, अभी तो इलेक्शन कमिश्नर का चुनाव भी हुआ है, ये सवाल आ जाए, ठीक है। तो यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई द पैटर्न एंड यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई कि आपको कौन से टॉपिक पे फोकस करना है, कौन से पे नहीं। अगर आप ये 1500 सवाल लगाते हो, 100 सवाल रोज के, एक पेपर एक दिन में, ये 100 सवालों के साथ आप जब टॉपिक के डिटेल में जाओगे, मतलब सवाल के ऑप्शंस में जाओगे, तो आप और इंफॉर्मेशन को गैदर करोगे। एक क्वेश्चन के माध्यम से आप लगभग 4 पॉइंट्स को कलेक्ट कर सकते हो और 4 इंफॉर्मेशन को अपने नोट्स में ऐड कर सकते हो। लाइक फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने आपसे कहा कि कंसिडर द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया, अरेंज देम इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर।
तो आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि प्राइम मिनिस्टर पूछा है तो मैं वाइस प्रेसिडेंट की लिस्ट को भी याद कर लूं, मैं प्रेसिडेंट की लिस्ट को भी याद कर लूं, लोकसभा स्पीकर, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, फाइनेंस कमिश्नर, इलेक्शन कमिश्नर की लिस्ट को भी याद कर लूं। राइट, आप खुद से समझोगे 2 से 3 4 पेपर लगाने के बाद कि 5वें पेपर में आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ मैं सही डायरेक्शन में जा रहा हूं। तो ये 5 साल के प्रीवियस ईयर पेपर लगाइए, रोज एक पेपर लगाइए, लगभग पेपर 2 की बात कर रही हूं क्योंकि इसके अलावा आपको पेपर 1 भी पढ़ना है। पेपर 2 के एक क्वेश्चन पेपर को यानी 100 सवालों को लगाओगे, लगभग 400 टॉपिक अपने छोटे छोटे कवर कर लोगे। एंड जो भी क्वेश्चंस में गलती हो रही है, जो भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन पता चल रही है, उसको या तो वो क्वेश्चन पेपर में ही या तो कहीं पे अपनी नोटबुक में शॉर्ट में लिख लो ताकि रिवीजन करने में मदद हो। जब आप इतना कर लेंगे तो आप थीम्स और सब थीम्स को आइडेंटिफाई कर पाएंगे। एंड डियर स्टूडेंट्स, अब आप सिलेबस के पॉइंट वाइज पॉइंट टॉपिक को नहीं कवर कर सकते हैं क्योंकि टाइम कम है। अगर आपको लग रहा है, अगर आपने अभी तक बिल्कुल पढ़ाई नहीं करी है, अगर आपको लग रहा है आप कर सकते हैं, वेल एंड गुड। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो ये थीम्स और सब थीम्स आप आइडेंटिफाई कर लोगे हर यूनिट की, उन थीम्स और सब थीम्स को अच्छे से पढ़ो, प्रायोरिटाइज करो। जैसे कि फिर से बताऊंगी, WPT वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स, प्लेटो, एरिस्टोटल, हॉब्स, लॉक, रूसो, मार्क्स, हीगल, नहीं छोड़ के जा सकते हो, नहीं छोड़ के जा सकते हो, इनसे सवाल आते ही आते हैं। स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं तो हॉब्स की किताबों से बहुत सवाल आए हुए हैं। आईपीटी में डॉक्टर अंबेडकर की बुक्स, गांधी की बुक्स, ये पढ़नी ही पढ़नी है आपको। इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स में आपको स्वामी विवेकानंद, रविंद्रनाथ टैगोर के कॉन्सेप्ट्स पे फोकस करना है, बुक्स पे भी करना है बट कॉन्सेप्ट्स पे फोकस करना है क्योंकि वहां से स्टेटमेंट बेस्ड सवाल आते हैं। पंडिता रामाबाई, पेरियार, इनसे एक सवाल आता ही आता है। राइट, सो यू विल बी इन अ बेटर पोजिशन टू आइडेंटिफाई कि हमें कहां से किस दिशा में आगे बढ़ना है। देखो, स्टार्ट तो करना पड़ेगा, सोचते रहोगे तो बिल्कुल नहीं होने वाला। शुरू करोगे, मेहनत करोगे, तभी आगे दिशा मिलती जाएगी, है ना। कहते हैं ना, मैं अकेला ही चला था, लोग जुड़ते गए, कारवां बढ़ता गया। तो आप भी अकेले ही चलो, अपने आप टॉपिक्स पता चलते जाएंगे। आज से शुरू करो, अभी से शुरू करो। जब पढ़ोगे, व्हेन यू विल बी इन द प्रोसेस, आपको और बेटर पता चलेगा कि किस डायरेक्शन में जाना है। और बाकी नहीं तो हम तो है ही, कहीं भी कुछ घबराए, कहीं भी कुछ कंफ्यूज हो, सो प्लीज फील फ्री टू रीच आउट टू अस। ओके जी, नाउ रेपिटेटिव पार्ट्स, रेपिटेटिव टॉपिक्स पे फोकस कीजिए, छोटे छोटे नोट्स बनाइए ताकि उन्हें रिवाइज करें और नोट पिकिंग में टाइम भी ना जाए। एंड उसके साथ साथ आप मॉक्स को प्रैक्टिस जरूर करना। जब आप ऐसे पूरा अपना सिलेबस कवर कर लो, और रिवीजन जरूर करना, जो भी पढ़ोगे उसका रिवीजन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, अगर आप यूनिट वाइज प्रायोरिटाइज चाहते हैं, क्योंकि हर यूनिट का हर टॉपिक पढ़ना संभव नहीं है, तो यूनिट वाइज सब थीम आइडेंटिफाई करनी है, सब टॉपिक सब थीम आइडेंटिफाई करनी है, जहां से सबसे ज्यादा सवाल आ रहे हैं, जहां जिसका सबसे ज्यादा वेटेज है, और फिर उसके बाद कौन सी यूनिट से शुरू करना है। तो यहाँ पे मैंने कोशिश की है कि मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट यूनिट्स प्रायोरिटाइज करके लेकर के आ पाऊं। तो सबसे पहले आप इंटरनेशनल रिलेशंस और फॉरेन पॉलिसी से शुरू कर सकते हैं। इंटरनेशनल रिलेशन और फॉरेन पॉलिसी को एक साथ इकट्ठे आप पढ़ लीजिए। पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया, यूनिट नंबर 7, पॉलिटी जिसे आप कहते हो, फिर उसके बाद आप वो पढ़ सकते हैं। पॉलिटी से बहुत सारे सवाल बनते हैं, जैसे कि प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, ये सारी लिस्ट जो है ये पॉलिटी के अंदर ही आएंगी। तो पॉलिटी को आप, बहुत ही डिटेल्ड यूनिट है, अच्छे से कवर करना। आर्टिकल्स आते हैं, बट मैं कह रही हूँ ना, डोंट रन बिहाइंड द लेसन नोन फैक्ट्स। उन चीजों के पीछे मत भागना जिससे कभी कभार एक आध सवाल आ गए, नहीं, जहां से डिटेल सवाल आ रहे हैं उन पे ही फोकस करो। कंपेरेटिव पॉलिटिक्स इसके बाद पढ़ना, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस के बाद, ये भी काफी लेंदी यूनिट है। फिर उसके बाद आप थ्योरी और थॉट्स, यूनिट नंबर 1 और 2 को साथ में पढ़ोगे। फिर आप आईपीटी को पढ़ सकते हैं, फिर आप पबैट को पढ़ सकते हैं, और फिर पॉलिटिकल प्रोसेसेस एंड गवर्नेंस। ये आपके यूनिट वाइज टॉपिक्स का एक प्रायोरिटाइजेशन है। आप चाहो तो चेंज कर सकते हो, बट ऑलवेज हैव अ प्लान। अगर इसको चेंज भी कर रहे हो तो कौन सी यूनिट कब पढ़ोगे, ये थोड़ा सोच लेना और उस हिसाब से आगे बढ़ना। ठीक है जी, तो क्या करना है, प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करने हैं, सब थीम्स आइडेंटिफाई करनी है। प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करने में हो सकता है 1 हफ्ता 10 दिन लग जाए, दैट्स ओके, दैट इज वर्थ इट, उसकी वैल्यू है। ठीक है, फिर उसके बाद जब आप थीम्स आइडेंटिफाई कर लो तो यूनिट वाइज उन थीम्स को पढ़ने में लग जाओ। प्रीवियस ईयर पेपर में जो डेटा आपने कलेक्ट किया, जो इन्फॉर्मेशन आपको मिली, वो तो है ही है आपके पास। अब उन टॉपिक्स को आपको एक सोर्स से, किसी किताब से, या फिर इफ सपोज यू आर एनरोल्ड इन द बैच, तो बैच के नोट से आपको पढ़ना है। ठीक है जी, तो ये तरीका रहेगा आपका अपने सिलेबस को कवर करने का। एंड हैव सफिशिएंट टाइम
for revision and for practicing mocks as well. ठीक है जी, so this was all about the strategy for last 90 days and I hope you found this impressive, you found this helpful. You have any other doubt, any other query, so feel free to connect with us in the comment box. Thank you so much. Stay tuned, keep learning, keep practicing, keep working hard and be sure that the success is yours. Thank you so much.